कौन कुतिया डिवीजन कमांडर बन गई है? मजाक चल रहा है। एक घिनौनी और कड़वी आवाज ने गंगटोक सिक्किम की ठंडी डामर की सड़क पर गूंजते हुए थूक की आवाज के साथ अपनी बात खत्म की। सेना की 17वीं माउंटेन डिवीजन के मुख्यालय की इमारत के पीछे, जहां धूम्रपान क्षेत्र और पार्किंग मिलती थी, वहां सिगरेट के तीखे धुएं के साथ अधिकार का एक घिनौना अहंकार हवा में फैला हुआ था। डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ एक पैर पर तिरछे खड़े होकर अपने मुंह में दबी सिगरेट का गहरा कश ले रहे थे। उनकी आंखों में घृणा और चिढ़ की चमक थी। जब उन्होंने धुएं का एक बादल छोड़ा, उनकी नजर एक अधेड़ उम्र के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर एचईयू पर टिकी थी, जो पसीने से तरबतर एक काली सेडान का दरवाजा बंद कर रहा था। ओए बलवान सिंह, तूने इतने साल की नौकरी में क्या गोबर खाया है? पहियों पर ब्रेक की धूल अभी भी लगी है। कल गोल्फ खेलने जाना है और गाड़ी की ये हालत है। विक्रम ने अपने जूतों से टायर को ठोकर मारी। उसके कॉम्बैट बूट्स पर धूल जमी थी। पहियों को सान कर रहे सूबेदार मेजर बलवान सिंह ने डर से कांपते हुए अपना सिर झुका लिया। वह 50 की उम्र के थे। बालों में सफेदी झलक रही थी। वह किसी के पिता थे, यूनिट की रीढ़, लेकिन यहां वह एक नौकर की तरह व्यवहार कर रहे थे। माफ कीजिए साहब, मैं इसे अभी फिर से सान करता हूं। माची से तेरी नौकरी बच जाएगी क्या, कामचोर कहीं का? और सुन, गोल्ड के क्लब निकालकर उनके हेड भी चमका। चमक नहीं रही है, चमक। विक्रम ने कागड़ के कप में सिगरेट के टुक्के को गुस्से से कुचल दिया। वह नई आने वाली डिवीजन कमांडर के प्रति अपनी भड्डास उस बेचारे जेसीओ पर निकाल रहा था। 9 पैरा, हूं हां, स्पेशल डॉट्स से होने से क्या होता है? एक औरत कॉम्बैट यूनिट को कमांड करेगी। ऊपर वाले भी मजाक कर रहे हैं। सेना की सबसे कम उम्र की मेजर जनरल। हास्यास्पद है। मैं एनएडीए में उससे सीनियर हूं और कोई कहीं से भी आई हुई औरत मेरी बॉस बनेगी? ये कैसे हो सकता है? उसके बगल में खड़े लॉजिस्टिक्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल वर्मा ने चापलूसी भरी हंसी के साथ सहमति जताई। सही कहा साहब, आपको डिवीजन कमांडर बनना चाहिए था। यह पोस्टिंग समझ से बाहर है। देखते जाओ, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह रोते हुए अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भागेगी। सुना है किसी जेसीओ की बेटी है, कोई खानदान नहीं। विक्रम के मुंह से निकले शब्द हद से ज्यादा अपमानजनक थे, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी आपत्ति नहीं की। बलवान सिंह चुपचाप सूखे कपड़े से गोल्ड क्लब के हेड साज करते रहे। उनकी कांपती उंगलियां उनके अपमान को बयां कर रही थीं। उसी समय डिवीजन के मेन गेट पर एक काली सेडान चुपचाप अंदर आई। नंबर प्लेट साधारण थी और उस पर कोई स्टार प्लेट नहीं लगी थी। गेट पर मौजूद संतरी ने जांच के लिए हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही खिड़की नीचे हुई और उसने ड्राइवर को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत सैल्यूट किया। बिजली, जय हिंद। पिछली सीट पर बैठी महिला ने चुपचाप अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी, चुप रहने का इशारा। संतरी ने कांपते हुए बैरियर उठाया। कार एक भूत की तरह कैंपस में घुस गई और मुख्यालय की इमारत के बजाय एक सुनसान पार्किंग के कोने में चली गई। कार का दरवाजा खुला और एक कॉम्बैट बूट हेमीन पर पड़ा। इस्त्री की हुई वर्दी, कंधे पर चमकते 2 सितारे और भावनाओं से रहित ठंडी आंखें। यह नई 17वीं माउंटेन डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल रिया शर्मा थीं। वह बिना किसी सहयोगी के अकेले कार से उतरी। उनके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे 9 पैरा एसपी के दिनों में वह दुश्मन के इलाके में घुसती थीं। वह मुख्यालय के मुख्य द्वार से जाने के बजाय उस शोरगुल वाले पार्किंग क्षेत्र की ओर गईं, जहां से आवाजें आ रही थीं। एक खंभे के पीछे छिपकर रिया की आंखों ने विक्रम सिंह राठौड़ के घिनौने व्यवहार को सांच देखा। ओए बलवान सिंह, अगर तू ठीक से सहार नहीं कर सकता तो अपनी जीभ से चाटकर चमका। कल मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हुई तो तू जिम्मेदार होगा। विक्रम बलवान सिंह के कंधे पर उंगली से प्रहार करते हुए अपमानित कर रहा था। बलवान सिंह का सिर हमीन से लगभग छू रहा था। 50 साल के उस जेसीओ की पीठ दयनीय लग रही थी। रिया की आंखें सिकुड़ गईं। उनकी आंखें एक हाई परफॉर्मेंस कैमरे की तरह दृश्य को स्कैन करने लगीं। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, एनडीए स्नातक, खुद को एक जिंगिंग समझता है, लेकिन उसका करियर चापलूसी और जुगां से भरा है। सूबेदार मेजर बलवान सिंह, 30 साल की सेवा, कई पुरस्कार, सैनिकों के बीच सम्मानित। रिया के दिमाग में दोनों की जानकारी तेजी से कौंध गई
और विक्रम द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों की सूची लाल अक्षरों में हवा में तैरने लगी। सेना के नियमों का उल्लंघन, व्यक्तिगत आदेश देने पर प्रतिबंध का उल्लंघन, गरिमा बनाए रखने के कर्तव्य का उल्लंघन, अधिकार का दुरुपयोग, व्यक्तिगत अपमान। वह तुरंत बाहर जाकर विक्रम का कॉलर पकड़ सकती थीं या उसे डांट सकती थीं। रैंक का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका था, लेकिन रिया नहीं हिलीं। वह 9 पैरा एसएफ है कि वह स्नाइपर थीं जो अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से खत्म करने के लिए सांस रोककर दिनों तक इंतजार करती थीं। अधूरा गुस्सा काम बिगाड़ देता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया दुश्मन को बहाना देती है उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। मंत्री पुराशा जो इंत्री बात को बहाना देती है, उसके भागने के सभी रास्ते बंद करने के बाद ही हमला करना होगा। रिया ने अपनी जेब से एक छोटी डायरी निकाली। पेन की नोक कागज पर सरपट दौड़ने लगी। तारीख 7 दिसंबर दोपहर 2:30 बजे। स्थान मुख्यालय के पीछे पार्किंग। विषय ची होम स्टान कर्नल विक्रम सिंह राठौड़। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल वर्मा। विवरण अधीनस्थ जेसीओ सूबेदार मेजर बलवान सिंह को व्यक्तिगत कार धोने और गोल उपकरण सांझ करने का आदेश दिया। अपमानजनक भाषा और व्यक्तिगत अपमान की पुष्टि हुई। पेन की सरसराहट हवा में खो गई। उन्होंने विक्रम को बलवान सिंह के पैर पर मजाक में लात मारते और हंसते हुए भी नोट किया। जेको का मतलब है जो कहा जाए वो करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह बनाने की? बुरा लगा तो तुम्हें भी ऑफिसर बनना था ना। विक्रम के इन शब्दों ने रिया के दिल में दबे एक पुराने घाव को कुरेद दिया। रिया बेटा, पापा ठीक हैं। एक सैनिक का रैंक कम हो सकता है, लेकिन उसका स्वाभिमान नहीं। लेकिन परिवार के लिए सहना ही असली हिम्मत है। बहुत पहले एक शराबी ऑफिसर से थप्पड़ खाकर घर आए पिता का चेहरा, जो छोटी रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराए थे। वह पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, लेकिन रिटायरमेंट तक ऑफिसरों की शराब पार्टियों में सेवा करनी पड़ी। उस पिता की आखिरी इच्छा उनके कानों में गूंज उठी, एक कमांडर बनना और तुम अपने अधीनस्थों के आंसू पोंछने वाली इंसान बनना। रिया ने डायरी बंद की। एक हल्की सी टक की आवाज हुई, लेकिन विक्रम और उसके साथी अपनी हंसी में इतने मशगूल थे कि उन्होंने नहीं सुना। वह सीधे उनकी ओर जाने के बजाय फिर से अंधेरे में लौट गईं। उनकी आंखें अब एक दर्शक की नहीं थीं, वे एक शिकारी की आंखें थीं जिसने अपना शिकार देख लिया था, और एक कमांडर की ठंडक जो ऑपरेशन शुरू करने वाली थी। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, रिया ने धीरे से कहा, तुमने जो शब्द कहे हैं मैं तुम्हें उनका पछतावा करवाऊंगी। रैंक गुंडागर्दी है, तुमने कहा था। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह गुंडागर्दी तुम्हें कैसे बर्बाद करती है। वह पार्किंग से निकलकर अपनी कार के बजाय डिवीजन कमांडर के ऑफिस की ओर जाने वाली आपातकालीन सीढ़ियों की ओर बढ़ी। 9 पैरा एसएफ की किंवदंती अब 17वीं डिवीजन के इस विशाल युद्ध क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। वह बल का प्रयोग नहीं करेंगी, बंदूक या चाकू की जरूरत नहीं थी। वह केवल कमांडर, कानून, नियमों और उनके बनाए हुए सिस्टम की खामियों का उपयोग करके उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देंगी। ठंडी हवा रिया के छोटे बालों को बिखेर गई। 17वीं डिवीजन का आसमान उदास था, लेकिन उसके दिमाग में बना खाका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। बदले की शुरुआत हो चुकी थी। नहीं, यह बदला नहीं था। यह सशे हुए हिस्से को काटने का एक बड़ा ऑपरेशन था और सैनिकों को असली सैनिक बनाने के लिए एक कठोर शिक्षा की शुरुआत थी। रिया ने सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी वर्दी ठीक की। अब वह डिवीजन के ऑप्स रूम का दरवाजा खोलेंगी और वहां विक्रम सिंह से आमना सामना करेंगी, एक टट्टी सख्ती सैनिक से बनाए, जो अभी भी अनजान हंस रहा होगा। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। तैयार रहना ची ओ स्टा, तुम्हारी नौकरी की आखिरी सर्दियां बहुत कठोर होने वाली हैं। दोपहर 2:45 बजे। 17वीं माउंटेन डिवीजन के मुख्यालय का गलियारा शांत था। काम के घंटों के बावजूद तनाव के बजाय एक सुस्ती हवा में फैली हुई थी। सिचुएशन रूम का ड्यूटी ऑफिसर कुर्सी पर ऊंघ रहा था और गलियारे से गुड़ते क्लर्क धीमी गति से गपशप कर रहे थे। यह शांति एक व्यक्ति के आगमन से बिखर गई। टक 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 कॉम्बैट बूट्स की एड़ी की आवाज नियमित रूप से संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। यह ऊंची आवाज नहीं थी, लेकिन इसमें एक अजीब वर्णन था। ऊंघते हुए ड्यूटी ऑफिसर ने सिर उठाया। अपनी आंखें मलते हुए उसकी पुतलियां भूकंप की तरह कांपने लगीं। कोई स्टार प्लेट नहीं,
कोई एस्कॉर्ट वाहन नहीं, कोई सायरन नहीं, लेकिन एक महिला ऑफिसर गलियारे के अंत से चली आ रही थी। उनके कंधे पर लगे 2 सितारे ट्यूबलाइट की रोशनी में ठंडक से चमक रहे थे। साहब, डिवीजन कमांडर साहिबा, ड्यूटी ऑफिसर कुर्सी से उछलकर चीहा। उसकी आवाज सुनकर गलियारे में मौजूद सैनिक और ऑफिसों में गपशप कर रहे स्टाफ ऑफिसर एक एक करके बाहर झांकने लगे। सब सावधान, कमांडर साहिबा को सैल्यूट। ड्यूटी ऑफिसर की आवाज घबराहट में फट गई। बिजली। गलियारे में मौजूद सभी लोगों ने बेढंगे तरीके से सैल्यूट किया, लेकिन रिया ने उनका सैल्यूट स्वीकार नहीं किया। वह भावहीन चेहरे के साथ उनके पास से गुजर गईं और डिवीजन कमांडर के ऑफिस के बजाय सीधे दूसरी मंजिल के सेंट्रल हॉल की ओर बढ़ीं, जहां चीफ ऑफ स्टाफ और ऑपरेशंस के ऑफिस थे। उनकी नजर गलियारे की सफाई, नोटिस बोर्ड पर लगे पुराने नोटिस और अनुचित वर्दी पहने अधिकारियों के नेम प्लेट्स को एक एक करके देख रही थी, जैसे एक्सरे हर कमी को देख रहा हो। ऑफिसर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तभी, अरे यह क्या शोर है, सोने भी नहीं देते। चीफ ऑफ स्टाफ के ऑफिस का दरवाजा खुला और कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ बाहर निकले। वह अभी अभी पार्किंग से बलवान सिंह को अपमानित करके लौटे थे और ऑफिस की चप्पल पहने हुए थे और उनकी शर्ट का ऊपरी बटन खुला था। उन्होंने गलियारे में लाइन में खड़े सैनिकों को देखकर भौहें सिकोड़ी और फिर उनकी नजर सीधे अपनी ओर आती रिया शर्मा पर पड़ी। विक्रम की आंखें फैल गईं। उसके मुंह में दबी टूथपिक कमीन पर गिर गई। अरे! वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया उसके ठीक सामने आ चुकी थी। उनका कद विक्रम से छोटा था, लेकिन उस पल उनका आभा मंडल एक विशाल किले की तरह उसे नीचे देख रहा था। चीफ ऑफ स्टाफ 17वीं माउंटेन डिवीजन, कर्नल विक्रम सिंह राठौड़। रिया की आवाज धीमी लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि गलियारे के अंत तक सुनाई दे रही थी। डिवीजन कमांडर को रिपोर्ट करने में देर हो गई। क्या मुझे खुद आकर रिपोर्ट लेनी होगी? विक्रम अब होश में आया और जल्दी से अपनी मुद्रा ठीक की, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट से ज्यादा नाराजगी थी। उसने अपने एनडीए सीनियर होने के अहंकार और एक महिला के बॉस होने की अस्वीकृति को बिना छिपाए अकड़कर सैल्यूट किया। बिजली। चीफ ऑफ स्टाफ विक्रम सिंह राठौड़ रिपोर्टिंग। मैम, बिना बताए अचानक आने से हम स्वागत की तैयारी भी नहीं कर पाए। ऐसे मुश्किल हो जाएगी। उसने जानबूझकर अनौपचारिक लहजे में बात की, यह जताने की कोशिश करते हुए कि अनुभव में वह बड़ा है। आसपास खड़े मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल नजरें चुरा रहे थे। रिया ने पलक भी नहीं झपकाई। उन्होंने विक्रम के खुले बटन और पैरों में चप्पल को धीरे धीरे देखा। उस नजर ने ही विक्रम को नंगा महसूस करा दिया। युद्ध के समय क्या दुश्मन स्वागत की तैयारी होने तक इंतजार करता है? चीफ ऑफ स्टाफ 17वीं डिवीजन को युद्ध की तैयारी करने वाली यूनिट के बजाय मेहमानों का स्वागत करने वाला होटल समझता है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अनुचित वर्दी, ड्यूटी पर लापरवाही और रिया एक कदम और आगे बढ़ी। विक्रम से आती शराब और सिगरेट की तेज गंध उनकी नाक में चुभ रही थी। कमांडर की अनुपस्थिति में चीफ ऑफ स्टाफ शराब की गंध के साथ चप्पल घसीट रहा है। बहुत बजिया। विक्रम का चेहरा लाल पीला हो गया। एक युवा, और वह भी एक महिला कमांडर द्वारा अपने अधीनस्थों के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित होना असहनीय था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे कमांडर साहिबा, आप भी ना। यह तो बस दोपहर के खाने के साथ एक पैग लिया था। और एक एनडीए सीनियर के नाते एक सलाह दूं, फील्ड यूनिट्स में इतनी सख्ती से काम नहीं चलता, सब भाग जाएंगे। यह 9 पैरा एस्फ नहीं है, थोड़ा लचीला होना पड़ता है, समझी? उसने रिया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। उसी पल रिया का हाथ बिजली की तरह हरकत में आया और उसने विक्रम की कलाई पर मारा। छटाक! एक ते आवा गलियारे में गूंज उठी। सन्नाटा छा गया। विक्रम अपनी सुन्न कलाई पकड़कर रिया को घूरता रहा। मेरे शरीर को हाथ मत लगाना। और एनडीए सीनियर, यह कोई एलुमनी मीट नहीं है। यहां रैंक और पद से बात कीजिए, कर्नल राठौड़। रिया ने कर्नल पर होड़ दिया। यह युद्ध की घोषणा थी। तुरंत सभी ऑफिसरों को इकट्ठा करो। 10 मिनट हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलते हैं। रिया बिना पीछे मुड़े डिवीजन कमांडर के ऑफिस की ओर चली गई। अकेले छूट गए। विक्रम गुस्से से कांप रहे थे। वह पागल औरत। देखते हैं कौन जीतता है। उसने फमीन पर थूका और अपने ऑफिस में घुसते हुए चिल्लाया, ओए अनिल, जल्दी सबको इकट्ठा कर, आज तो दिन ही खराब है।
10 मिनट बाद डिवीजन कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी ऑफिसर और जेसीओ सांस रोके बैठे थे। मंच के बीच में बैठी रिया एक एक करके सबको देख रही थी। सबसे आगे की पंक्ति में गुस्से से भरे विक्रम और डरे हुए अनिल वर्मा बैठे थे और एक कोने में जेसीओस के बीच बलवान सिंह सिर झुकाए बैठे थे। रिया ने माइक नहीं उठाया। उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मैं नई डिवीजन कमांडर मेजर जनरल रिया शर्मा हूं। औपचारिक भाषण नहीं दूंगी। मैं शब्दों से ज्यादा कर्म में, योजनाओं से ज्यादा नतीजों में विश्वास करती हूं। और सबसे बढ़कर उन्होंने कुछ पल रुककर विक्रम को घूरा। मैं एक सैनिक को गैर सैनिक की तरह व्यवहार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। हॉल की हवा ठंडी हो गई। आज से डिवीजन में सभी अनावश्यक परंपराओं और व्यक्तिगत कार्यों के आदेशों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। विशेष रूप से जेसीओज और सैनिकों को निजी नौकर की तरह इस्तेमाल करने पर रैंक की परवाह किए बिना सैन्य कानून के तहत सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी। विक्रम ने नाक से फुफकारते हुए अनिल वर्मा से धीरे से कहा, बकवास कर रही है। इसे क्या पता, आज रात की स्वागत पार्टी रद्द कर दो। इसके साथ खाना खाने का मन नहीं है। लेकिन रिया के अगले शब्द विक्रम की उम्मीदों से परे थे। ची ऑ स्टा। जी, विक्रम ने बेमन से जवाब दिया। एक पोस्टिंग ऑर्डर है। पार्किंग और सुविधाओं के रखरखाव के प्रभारी सूबेदार मेजर बलवान सिंह आगे आए। कोने में बैठे बलवान सिंह चौंक कर खड़े हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूबेदार मेजर बलवान सिंह को आज से डिवीजन कमांडर के विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस क्षण से वह ची ऑ स्टार्ट की कार या किसी भी निजी काम से पूरी तरह मुक्त हैं। वह केवल डिवीजन कमांडर के आदेश लेंगे और यूनिट में सुविधाओं की सुरक्षा, बजट की बर्बादी की जांच कर मुझे सीधे रिपोर्ट करेंगे। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। बलवान सिंह उसके हाथ पैर की तरह थे। गोल्ड क्लब साज करने से लेकर घर के बल्ब बदलने और पत्नी के लिए बाहर से सामान लाने तक उसके गुलाम को छीना जा रहा था। कमांडर साहिबा, बलवान सिंह मेरे साथ काम करते हैं। अचानक उन्हें ले जाएंगी तो मेरे काम में कौन मदद करेगा? विक्रम अपनी सीट से उठकर विरोध करने लगा। रिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कर्नल राठौड़, कर्नल होकर आप अपनी कार का ध्यान नहीं रख सकते, अपना काम अकेले नहीं कर सकते। क्या आप अपनी अक्षमता का विज्ञापन कर रहे हैं? वो नहीं, यह परंपरा। कोई परंपरा नहीं है, केवल नियम है। और सूबेदार मेजर, जी जी कमांडर साहिबा, बलवान सिंह ने घबराहट में जोर से जवाब दिया। तुमने अब तक जो भी अनुचित आदेश पाए हैं उनकी एक रिपोर्ट और वाहन के लॉग रिकॉर्ड आज रात 10 बजे तक मेरे ऑफिस में ले आओ। अगर एक भी चीज छूटी तो तुम पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, समझे? रिया के शब्दों में छिपे इरादे को समझकर बलवान सिंह की आंखें कांप उठीं। यह सजा नहीं थी, यह उसे बचाने का और विक्रम के गले में फंदा डालने के लिए तलवार देने का एक संकेत था। बलवान सिंह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, समझ गया मैम, मैं इसका पालन करूंगा। विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। वाहन लॉग रिकॉर्ड, उसमें उसके काम के घंटों में गोल्ड कोर्स जाने के और आधिकारिक वाहन से परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के रिकॉर्ड थे। बलवान सिंह के मुंह खोलते ही उसका करियर खत्म हो जाएगा। यह औरत सब जानती है, यह सब जानकर आई है। विक्रम को अब एहसास हुआ कि रिया कोई साधारण पोस्टिंग नहीं थी। वह पहले से ही उसकी गर्दन पर निशाना साध चुकी थी। मीटिंग खत्म, सब अपने काम पर जाएं। ची ऑ स्टा और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर यहीं रुके। जैसे ही ऑफिसर बाहर निकले, खाली हॉल में रिया, विक्रम और पीले पड़े अनिल वर्मा रह गए। रिया मंच से उतरकर उनके सामने आई। तो अब हम कुछ निजी बात कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जेब से वही छोटी डायरी निकाली और मेज पर फेंक दी। ये क्या लगता है कर्नल? डायरी पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन विक्रम को यह अपनी मौत की सजा की तरह लग रही थी। यह क्या है? यह एक सूची है कि तुमने पिछले 1 साल में 17वीं डिवीजन को कैसे खोखला किया है। बाकी कहानी अब तुम लोगों को खुद लिखनी होगी। रिया ने अनिल वर्मा की ओर देखा। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, पिछले महीने के मेस के राशन की खरीद और वास्तविक वितरण का रिकॉर्ड और सप्ताहांत के ऑफिसर मेस के खर्च का ब्यौरा कल सुबह रोल कॉल से पहले मेरी मेज पर होना चाहिए। अगर 1 ग्राम का भी अंतर मिला तो मैं गबन के लिए मिलिट्री पुलिस को बुलाऊंगी। अनिल वर्मा के पैर कांप गए और वह खमीन पर बैठ गया। उसे पता था कि खाते गड़बड़ थे और पैसा विक्रम और उसकी अय्याशियों में खर्च हुआ था।
कमांडर साहिबा, एक मौका दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई। विक्रम अपने अधीनस्थ की हालत देखकर हैरान था, लेकिन उसके पास भी कोई चारा नहीं था। उठो, एक सैनिक घुटने केवल युद्ध के मैदान में टेकता है, रिया ने ठंडक से कहा और दरवाजे की ओर मुड़ी। मौका सिर्फ एक है, कबूल करने का, कल सुबह तक। अगर कोई हेरफेर या छिपाने की कोशिश की तो यह सिर्फ नौकरी जाने पर खत्म नहीं होगा, पेंशन रब्त होगी और आपराधिक सजा भी। ख्वांग, कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा बंद हो गया। पीछे छूटे दो आदमी चुप थे। विक्रम ने कांपते हाथों से सिगरेट निकाली और फिर उसे गुस्से से फेंक दिया। फंस गए। उसी समय डिवीजन कमांडर के ऑफिस में रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। अंधेरा घिर रहा था और सैनिक दिन का काम खत्म करके बैरकों में लौट रहे थे। उन्होंने मेज पर रखी अपने पिता की पुरानी तस्वीर को छुआ। पापा, मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उनकी आंखें अगले कदम को देख रही थीं। उनका लक्ष्य सिर्फ विक्रम और उसके साथियों को हटाना नहीं था। उनका असली मकसद था उस सासे हुए सिस्टम को जड़ से उखाड़ना और उन जेसीओज का सम्मान वापस दिलाना जिन्होंने पीड़ा झेली थी। घट-खट, दरवाजे पर दस्तक हुई और बलवान सिंह अंदर आए। उनके हाथ में एक मोटी जाइल थी। यह वही गुप्त रिकॉर्ड था जिससे विक्रम डरता था। कमांडर साहिबा, मैं ले आया। और धन्यवाद। बलवान सिंह की आवाज भर्राई हुई थी। रिया पहली बार हल्की सी मुस्कुराई। रोइए मत सूबेदार मेजर, असली जंग अब शुरू होगी। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं अपनी जान लगाकर मदद करूंगा। रिया ने साइल ली। उनकी आंखें तेभी से चमक उठीं, जैसे 9 पैरा एसफे के दिनों में ऑपरेशन का नक्शा खोलते समय चमकती थीं। बहुत अच्छे, तो शिकार शुरू किया जाए। रात गहरी हो रही थी, लेकिन 17वीं माउंटेन डिवीजन के मुख्यालय की बत्तियां जल रही थीं। भ्रष्ट लोगों के लिए यह चौ की रात थी और दबे कुचले लोगों के लिए उम्मीद की सुबह। सुबह के 2 बजे 17वीं डिवीजन का मुख्यालय अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल दूसरी मंजिल के एक ऑफिस की खिड़की से हल्की रोशनी छन रही थी। अंदर एक घिनौनी साजिश की गंध फैली हुई थी। पागल है क्या वो? उसने सब कुछ लिख रखा है। बलवान सिंह, उस बूहे का दिमाग खराब हो गया है। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ ने मेज पर मुक्का मारा। राख से भरी एशट्रे उछल पड़ी। उसके सामने सोफे पर अनिल वर्मा पीले पड़े चेहरे के साथ नाखून चबा रहा था। साहब, अब क्या होगा? गाड़ी का लॉक तो हम बदल सकते हैं, लेकिन बलवान सिंह की निजी डायरी वो असली समस्या है। उसमें लिखा होगा कि हम वीकेंड पर कहां गोल्ड खेलते थे, किसके साथ शराब पीते थे। वह बूढ़ा बहुत बारीकी से सब कुछ लिखता है। चुप कर, मुझे पता है, विक्रम चिल्लाया। वह एक भालू की तरह ऑफिस में टहल रहा था। रिया शर्मा की ठंडी आंखें उसके सामने नाच रही थीं। 9 पैरा स्पीकी। वह सिर्फ डरा नहीं रही थी, वह सच में उनकी वर्दी उतरवाने वाली थी। एक ही रास्ता है। विक्रम रुका और चमकती आंखों से अनिल को घूरा। उसे खत्म करना होगा। क्या मतलब? सबूत, बेवकूफ। बलवान सिंह उसे कमांडर को सौंपे। उससे पहले हमें असली डायरी नष्ट करनी होगी, आज रात ही। अनिल डर गया। पागल हो गए हैं क्या? कमांडर के ऑफिस के पास कोई नहीं जा सकता, और अगर वह रात में अपने ऑफिस में ही हुई तो? कमांडर के ऑफिस में कौन जा रहा है? मैं बलवान सिंह की सीट की बात कर रहा हूं, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में। उस बॉय ने असली डायरी अपनी मेम की दराह या लॉकर में छिपाई होगी। कमांडर को सिर्फ फोटोकॉपी दी होगी। अगर हम असली डायरी जला दें तो हम दावा कर सकते हैं कि फोटोकॉपी नकली है। विक्रम का तर्क कमजोर था, लेकिन फंसा हुआ चूहा बिल्ली के पंजों से ज्यादा बिल की तलाश में होता है। उसने कांपते हाथों से जोन उठाया। पर्सनल ब्रांच, मैं बोल रहा हूं, अभी 2 लड़कों को ट्रांसपोर्ट सेक्शन भेजो। सवाल मत करो, बस भेजो। कहो कि सिक्योरिटी चेक है, चाबी ड्यूटी ऑफिसर से ले लें। ऊन रखकर विक्रम शातिर तरीके से हंसा। अनिल, तू भी जा, बलवान सिंह की जगह की तलाशी ले। डायरी, यूएसबी, जो भी मिले ले आ। अगर कुछ नहीं मिला तो हम कल सुबह मरेंगे। अनिल वर्मा रोते रोते अपनी टोपी पहनकर ऑफिस से निकल गया। विक्रम ने कुर्सी पर धंसते हुए बुदबुदाया, एक कुतिया की हिम्मत कैसे हुई एनडीए वाले को छूने की। देखते हैं कौन जीतता है। उसी समय डिवीजन कमांडर के ऑफिस में अंधेरे कमरे में केवल मॉनिटर की नीली रोशनी चमक रही थी। रिया कुर्सी पर बैठी स्क्रीन को घूर रही थीं। स्क्रीन पर डिवीजन के प्रमुख क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज दिख रहे थे। उनकी नज़र एक जगह पर टिक गई। ट्रांसपोर्ट सेक्शन का गलियारा।
एक ऑफिसर और 2 सैनिक दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहे थे। जैसा सोचा था, रिया ने चाय का कप उठाया। उनकी चाल उम्मीद से ज्यादा तेज थी, लेकिन तरीका बहुत भद्दा था। उनकी मेज पर बलवान सिंह की दी हुई शाइल के अलावा एक पुरानी काली डायरी भी रखी थी। यही वह असली सबूत था जिसे विक्रम खोज रहा था। बलवान सिंह ने दिन में ही सब कुछ उसे सौंप दिया था। अब वे ट्रांसपोर्ट सेक्शन में सिर्फ धूल और निराशा ही पाएंगे। रिया ने इंटरकॉम उठाया। मिलिट्री पुलिस, मैं डिवीजन कमांडर बोल रही हूं। तुरंत ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जोर्स भेजो। घुसपैठिए देखे गए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जाओ। और हां, रिया के होंठ हल्के से मुड़े। उनमें से एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर होगा। उसका रैंक उतारकर हथकड़ी लगाकर ले जाना, कोई नरमी नहीं। समझ गया मैम। बिजली ऑन रखकर रिया ने फिर मॉनिटर को देखा। अनिल वर्मा बलवान सिंह की मेम की दरार तो रहा था। वह एक सैनिक से ज्यादा एक चोर लग रहा था। विक्रम अपनी पूंछ काटने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं पूरा धड़ एक साथ लपेटूंगी। कुछ देर बाद मिलिट्री पुलिस अंदर घुसी। अनिल को हमीन पर पटक कर हथकड़ी लगाई गई। यह देखकर रिया अपनी सीट से उठी। अब उनके मैदान में उतरने का समय था। उन्होंने अपनी जैकेट पहनी और गलियारे में निकल गईं। जब उन्होंने चीन और स्टार का दरवाजा खोला तो विक्रम मेज पर पैर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। कौन है? विक्रम चौंक कर उठा। दरवाजे पर रिया को देखकर उसका चेहरा सैद पड़ गया। कमांडर साहिबा, आप यहां? नींद आ रही है? ची और स्टार। रिया अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। अभी अभी लॉजिस्टिक्स ऑफिसर को मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार किया है, चोरी और सैन्य सुरक्षा कानून के उल्लंघन के आरोप में। क्या? यह क्या? विक्रम हकलाया। उसने ट्रांसपोर्ट सेक्शन में घुसकर दस्तावेज चुराने की कोशिश की। पूछताछ में वह किसी के कहने पर ऐसा करने की बात कहेगा। क्या आपको किसी पर शक है? रिया का सवाल एक आरोप था। विक्रम के होंठ कांपने लगे। उसने दिमाग दौड़ाया। अगर उसने कबूल किया तो वह तम, मुझे कुछ नहीं पता। शायद अनिल ने अपने किसी निजी घोटाले को छिपाने के लिए ऐसा किया होगा। हद है, अनुशासन कितना गिर गया है। रिया ने सिर हिलाया, जैसे उसे यही उम्मीद थी। ठीक है, तो अनिल अकेला वर्दी उतारेगा, लेकिन कर्नल, क्या आप जानते हैं? रिया आगे झुकी। जो दस्तावेज वह चुराने की कोशिश कर रहा था, उसकी असली कॉपी मेरे से में है, और उसमें अनिल के घोटालों से 100 गुना ज्यादा आपका नाम लिखा है। विक्रम की आंखें बाहर आने को हो गईं। मौका खत्म हुआ। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, सुबह होते ही तुम्हारे लिए एक नया पोस्टिंग ऑर्डर आएगा। तैयार रहना। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास जगह तैयार की है। रिया उठकर चली गई। विक्रम पैरों में जान न होने के कारण वहीं बैठ गया। उसका शानदार करियर, उसका बनाया रेत का महल एक लहर में ढह रहा था। अगली सुबह 17वीं डिवीजन के परेड ग्राउंड पर कड़ाके की ठंड थी। सभी ऑफिसरों की मीटिंग में मंच पर खड़ी रिया शर्मा का चेहरा कल से भी ज्यादा ठंडा था। उनके बगल में मिलिट्री पुलिस का प्रमुख और पीछे रस्सी से बंधा अनिल वर्मा खड़ा था। आज से लॉजिस्टिक्स ऑफिसर अनिल वर्मा को पद से हटाकर मिलिट्री जेल भेजा जाता है। आरोप, सैन्य संपत्ति की चोरी, दस्तावेजों में हेरफेर और सीनियर के खिलाफ साजिश। और इस मामले में कमांड की जिम्मेदारी लेते हुए चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। सबसे आगे खड़े विक्रम के कंधे कांप गए। वह पूरी रात सोया नहीं था। वह प्रार्थना कर रहा था कि उसे बस किसी और यूनिट में भेज दिया जाए। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, आगे आओ। विक्रम धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। उसे लग रहा था जैसे उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। भारतीय सेना के कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ को आज 8 दिसंबर से 17वीं माउंटेन डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ के पद से मुक्त कर डिवीजन के अधीन नाथुला पास स्थित 3री सीमा चौकी के कमांडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। विक्रम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक चौकी का कमांडर, वह पद तो एक कैप्टन या लेफ्टिनेंट का होता है। कमांडर साहिबा, एक कर्नल को एक प्लाटून स्तर के पद पर भेजना, यह साच बदला है। रिया ने पलक भी नहीं झपकाई। बदला नहीं, यह तुम्हें आजेरी मौड़ा दिया जा रहा है। तुमने आरामदायक ऑफिस में बैठकर हमीनी हई छत को नहरअंदाज किया और अपने अधीनस्थों का शोषण किया, इसलिए तुम्हें हमीन पर भेजा जा रहा है। सबसे ठंडी हमीना आरामदायक ऑफिस में बैठकर जबी बात आत ओडी के बाद पीस एन। सबसे मुश्किल, सबसे अकेली जगह पर सैनिकों की तरह जियो।
और अपनी असलियत को पहचानो। यह कैसा मॉब? मैं नहीं जाऊंगा। मैं आर्मी हेडक्वार्टर में शिकायत करूंगा। करो, लेकिन उससे पहले तुम्हारे गबन किए गए पैसों का हिसाब मिलिट्री पुलिस तक पहुंच जाएगा। जेल जाना है या चौकी? रिया ने एक जाइल हिलाई। विक्रम चुप हो गया। जेल से चौकी बेहतर थी। जाऊंगा, जाता हूं। विक्रम गुस्से में बिना सैल्यूट किए मुड़ने लगा। कर्नल, रिया ने उसे रोका। जाने के लिए कोई आधिकारिक गाड़ी नहीं मिलेगी। मिलिट्री ट्रक के पीछे बैठकर जाओगे और कोई सहायक या ड्राइवर नहीं। सब कुछ खुद करना होगा। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद एक पुराना ट्रक परेड ग्राउंड में आया। विक्रम अपना बैग लेकर ट्रक की ओर बढ़ा। जेसीओज उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे। उनमें से कुछ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, जिसमें बलवान सिंह भी शामिल थे। साहब, नहीं कर्नल साहब, अपना ध्यान रखिएगा। बलवान सिंह ने सम्मानपूर्वक सैल्यूट किया, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं था। विक्रम दांत पीसते हुए ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक धूल उड़ाता हुआ गेट से बाहर निकल गया। रिया ने उसे जाते हुए देखा। अब शुरू हुआ है। वह जगह तुम्हारे लिए सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं होगी, वह मेरे द्वारा बनाया गया तुम्हारा नर्क होगा। नाथू ला पास की तीसरी सीमा चौकी। यहां सर्दियों की हवा चाऊ की तरह तेम थी और हीटिंग के नाम पर सिर्फ एक पुराना केरोसिन हीटर था। जब विक्रम ट्रक से उतरा तो उसे हड्डियों को गला देने वाली ठंड और सन्नाटे ने पतरा किया। चौकी पर 5 सैनिक और एक हवलदार थे। जय हिंद, चौकी कमांडर साहब आ गए। चौकी के कमांडर, एक युवा हवलदार ने सैल्यूट किया। विक्रम ने बेमन से सैल्यूट का जवाब दिया और अंदर घुस गया। बहुत ठंड है, एक कप कॉई बनाओ। इंस्टेंट नहीं, बीन्स वाली है। उसने कुर्सी पर बैठकर पैर फैलाए, लेकिन हवलदार नहीं हिला। क्या हुआ, बहरा है क्या? कॉई लाने को कहा। मां कीजिए कर्नल साहब, डिवीजन कमांडर साहिबा का विशेष आदेश है। चौकी में रैंक की परवाह किए बिना सभी को अपना काम खुद करना होगा और काम के घंटों में कोई भी निजी काम करवाना सख्त मना है। विक्रम हंसा। क्या? ओए, मैं कर्नल हूं, इस डिवीजन का चीफ ऑफ स्टाफ था। तू डिवीजन कमांडर के भरोसे मुझसे बांध ला रहा है? विक्रम ने उठकर हवलदार का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। उसी पल दीवार पर लगा इंटरकॉम बजा। यह डिवीजन कंट्रोल रूम है, तीसरी चौकी। रिपोर्ट करो। यह रिया की आवाज थी। विक्रम डरकर रुक गया। हवलदार ने शांति से बोन उठाया। बिजली। तीसरी चौकी से हवलदार ईशर सिंह रिपोर्टिंग। सब सामान्य है। नए चौकी कमांडर कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ पहुंच गए हैं। वह काम समझने के बजाय व्यक्तिगत कौही का आदेश दे रहे हैं, इसलिए उन्हें नियमों की जानकारी दी जा रही है। हवलदार ने बिना झिझके विक्रम की हरकत की रिपोर्ट कर दी। ठीक है, कर्नल को दोन दो। हवलदार ने वोन विक्रम को थमा दिया। मैं बोल रहा हूं। कर्नल आते ही बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। मैंने जो निर्देश भेजे थे वो नहीं पाए। वहां आप कमांडर नहीं हैं, आप सिर्फ एक ऊंचे रैंक वाले चौकी इंचार्ज हैं। आपको सैनिकों के साथ समान रूप से काम करना होगा। अभी बाहर जाकर चौकी के आसपास की बर्द सांच करो। 1 घंटे बाद मैं ड्रोन से जांच करूंगी। बर्ज, एक कर्नल से बर्ज सांच करवाओगी? रिया, तुम सच में कर्नल होने के नाते नहीं कर सकते। हमारे सैनिक यह रो करते हैं। नहीं कर सकते तो वर्दी उतार कर निकल जाओ। अभी इस्तीहा भेज दूं। टूट टूट टूट। जोन कट गया। विक्रम होन फेंकना चाहता था, लेकिन देखने वाली आंखें बहुत थीं। सैनिक उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में सम्मान का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक हिद्दी बूढ़े को देखने वाली घृणा थी। विक्रम ने गाली बकते हुए एक फावड़ा उठाया। जिसने जिंदगी भर अपने हाथ से पानी नहीं उठाया था, वह 15 डिग्री की ठंड में बर्ज सा करने जा रहा था। बाहर निकलते ही 5 मिनट में उसकी सांस फूल गई। मैंने ऐसा क्या गलत किया था? वह पश्चाताप के बजाय अन्याय महसूस कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं थी। रिया की योजना अभी शुरू हुई थी। 2 घंटे बाद एक ड्रोन विंग विंग करता हुआ चौकी के ऊपर आया। बरसां करते करते थक कर बैठे विक्रम ने ऊपर देखा। ड्रोन का कैमरा उसे रिया की आंखों की तरह घूर रहा था। वह तुरंत उठकर फिर से बर्ज हटाने लगा। यह दयनीय था। डिवीजन कमांडर के ऑफिस में वीडियो देख रही रिया ने ठंडक से कहा, अभी बहुत कुछ बाजी है कर्नल। तुम्हारे कारण जेसीओज ने जो खून के आंसू बहाए हैं, यह उसके सामने कुछ भी नहीं है। सूबेदार मेजर, अंदर आइए। इंतजार कर रहे बलवान सिंह अंदर आए। कल कुछ सामान लेकर नाथूला चौकी जाना होगा। कर्नल को जो महंगी कॉई और स्नैक्स पसंद हैं, वो सब ले जाना। लेकिन यह कर्नल के लिए नहीं है, वहां मौजूद सैनिकों और हवलदार के लिए है।
उनसे कहना कि कर्नल के सामने मणे से खाएं। बलवान सिंह के चेहरे पर एक साथ उलझन और संतोष की मुस्कान फैल गई। समझ गया मैम, मैं इसे ठीक से पूरा करूंगा। रिया का बदला क्रूरता की हद तक सटीक था। विक्रम अब एक भूखे भेड़िए की तरह उन लोगों को देखेगा जिन्हें वह कीड़े मकोड़े समझता था, गर्म खाना खाते हुए। रिया जानती थी कि यही सबसे बड़ी सजा है। नाथुला की बर्हीली हवा खाल छील रही थी। तीसरी चौकी के सामने का मैदान बर्ज की एक विशाल चादर बन गया था। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ कांपते हाथों से जमे हुए चावल का एक गोला मुंह में डाल रहे थे। उनकी प्लेट में ठंडा कॉम्बैट राशन और कुछ अचार के टुकड़े थे। यह इंसानों के खाने के लिए है। विक्रम ने चम्मच फेंक दिया, लेकिन कोई वर्क नहीं पड़ा। तभी बाहर एक गांजी की आवाज आई। एक आरामदायक वैन अंदर आई और उससे डिवीजन कमांडर के सहायक बलवान सिंह उतरे। उनके हाथों में गर्मा गर्म पिच्छा, चिकन और मशहूर ब्रांड की कौड़ी थी। स्वादिष्ट खुशबू ने चौकी को भर दिया। सैनिकों की आंखें फैल गईं। विक्रम ने लार निगली। वह अपनी कुर्सी से उठा। अरे बलवान सिंह, तुम आ गए। मुझे पता था, मैं यहां भूखा मर रहा था। विक्रम ने पिट्टा के डिब्बे की तरह हाथ बढ़ाया, लेकिन बलवान सिंह ने उसका हाथ रोक दिया। माम कीजिए कर्नल साहब, यह सामान डिवीजन कमांडर साहिबा ने बर्जीले मौसम में ड्यूटी दे रहे जवानों और जेसीओ के लिए भेजा है। सूची में आपका नाम नहीं है। क्या माक कर रहे हो? मैं यहां का इंचार्ज हूं। यह नियम है साहब। बलवान सिंह ने एक कागज निकाला। अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत पदावंत किए गए वरिष्ठ अधिकारियों को आत्म सुधार के लिए केवल कॉम्बैट राशन खाने की अनुमति है। यह बकवास नियम कहां से आया? रिया ने बनाया है। विक्रम चिल्लाया, लेकिन बलवान सिंह ने सैनिकों को बुलाया। आ जाओ सब, कमांडर साहिबा की तरफ से है। सैनिकों और हवलदार ने में के चारों ओर घेरा बना लिया और खाना शुरू कर दिया। विक्रम कोने में खजा देखता रहा। यह अपमानजनक था। वह जिनसे कीयों की तरह बर्ताव करता था, वे उसके बिना जश्न मना रहे थे। ओए हवलदार, एक टुकना भी नहीं देगा? मैं तेरे बाप की उम्र का हूं, विक्रम ने गिड़गिड़ा कर कहा। हवलदार ने जवाब दिया, माम कीजिए साहब, नियम तो छन्ने पर मैं जेल जाऊंगा, और मेरे पिता किसी के मुंह का निवाला नहीं छीनते। सैनिकों के बीच हंसी गूंज उठी। बलवान सिंह एक कप कौरी लेकर विक्रम के पास आए। विक्रम की आंखों में चमक आई। नहीं साहब, मैं तो आपके राशन की एक्सपायरी डेट देखने आया था। यह पूरा हैत्म करना होगा। बलवान सिंह ने कौरी की चुस्की ली। उसकी खुशबू विक्रम की नाक से गुजरी। बलवान सिंह, वापस आने पर तुझे देख लूंगा। वापसी। बलवान सिंह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। कमांडर साहिबा आपको वापस बुलाने के मूड में नहीं है। वह आपको यहीं पर खत्म करना चाहती हैं, या इतना मजबूर करना चाहती हैं कि आप छुद छोकर चले जाएं। इसलिए जो मिल रहा है शुक्र मनाकर खाइए। बलवान सिंह चले गए। चौकी में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब सैनिक विक्रम से डरते नहीं थे। वह सिर्फ एक हिद्दी बूहा था। विक्रम ने शर्म से कांपते हुए ठंडी प्लेट उठाई। आंसू और नाक का पानी उसकी प्लेट में टपक रहा था। रिया शर्मा, शैतान औरत। उसके मन में पश्चाताप के बजाय सिर्फ नजरत बा रही थी। रात में विक्रम ने चुपके से एक पुराना होन निकाला। यह उसका आखिरी सहारा था। उसने एक नंबर डायल किया। यह एक भ्रष्ट ठेकेदार गुप्ता जी का था। गुप्ता जी, मैं विक्रम बोल रहा हूं। मुझे यहां से निकालो। पैसे जितने चाहो ले लो। साहब, मुश्किल है। नई कमांडर बहुत खतरनाक है, लेकिन एक रास्ता है। बबर है कि उसने 9 पैरासेफ में रहते हुए एक ऑपरेशन में कुछ नागरिकों को गलती से मार दिया था। बस इसका एक सबूत बनाना है। हम एक मुद्दा खसा कर सकते हैं। सबूत? कैसे? मैं आपको छाइलें देने के लिए कल सुबह 3 बजे चौकी के पीछे टूटी हुई बाड़ के पास आऊंगा। वहां से निकलकर मीडिया में यह बर फैला दीजिए। सुबह 3 बजे चौकी से भागना मतलब भगोड़ा बनना। लेकिन विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, 3 बजे। उसे नहीं पता था कि चौकी की छत पर लगा एक छोटा ड्रोन उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। डिवीजन कमांडर के ऑफिस में रिया और मिलिट्री पुलिस का प्रमुख यह बातचीत सुन रहे थे। नागरिकों की हत्या अच्छी कहानी है। कमांडर साहिबा, गुप्ता जी हमारे लिए काम कर रहे हैं। कर्नल साहब जाल में फंस गए हैं। हाँ, गुप्ता जी को रिया ने अपने पाले में कर लिया था। उसने उसे जेल या मदद के बीच एक विकल्प दिया था। कल सुबह 3 बजे कर्नल राठौड़ अपनी गब्र क्षुद्ध खोदेंगे। रिया ने नक्शे पर एक जगह को लाल निशान लगाया। मिलिट्री पुलिस। घात लगाने की जरूरत नहीं है, बस उस जगह पर तेम रोशनी और कैमरे लगा दो।
मैं भारतीय सेना के एक कर्नल को अपने स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी करते हुए हाई डेफिनेशन में रिकॉर्ड करना चाहती हूं। अगली सुबह 2:50 बजे विक्रम बाड़ की ओर रेंग रहा था। उसने बाड़ को काटकर एक छेद बनाया और जैसे ही उसके दोनों पैर बाड़ के बाहर निकले, फटाक, चारों ओर से तेम सर्चलाइट जली। हिलो मत, 17वीं डिवीजन मिलिट्री पुलिस। रोशनी के बीच सशस्त्र सैनिक और उनके बीच में खड़ी रिया शर्मा थीं। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ तुम्हें भगोड़ेपन, सैन्य क्षेत्र के उल्लंघन और रिश्वतखोरी के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम सदमे में जमीन पर बैठ गया। गुप्ता जी कहीं नहीं थे। यह जाल है। वह चिल्लाया, लेकिन सैनिकों ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा बर्ज में धंस गया और उसके हाथों में हथकड़ी लग गई। खटक। यह उसके सैन्य जीवन के अंत की आवाज थी। रिया उसके पास आई। यह जाल नहीं है, यह तुम्हारे लालच का बनाया हुआ दलदल है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें उस दलदल में चलने का रास्ता खुला छोड़ा था। सेना की जेल के पूछताछ कक्ष में विक्रम एक बैदी की वर्दी में बैठा था। दरवाजा खुला और रिया शर्मा अंदर आई। कैसे हो कर्नल? नहीं, अब तो बैदी विक्रम सिंह कहना चाहिए। कमांडर साहिबा, मुझे मां कर दीजिए, एक मौका दीजिए। विक्रम गिड़गिड़ाया। यह मौजा नहीं, सौदा करने का समय है। रिया ने एक पेन उसकी ओर खिसकाया। उन सबके नाम लिखो जो तुम्हारे इस भ्रष्टाचार में शामिल थे, तुम्हारे नीचे के कमांडर और तुम्हारे ऊपर के आजा। अगर सच बताया तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कुछ छिपाया तो तुम्हारा सारा पैसा और परिवार की संपत्ति जब्त हो जाएगी। परिवार और पैसा, विक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और पागलों की तरह नाम लिखने लगा। कुछ ही देर में कागड़ 17वीं डिवीजन के कैंसर की सूची से भर गया। रिया ने सूची उठाई और अपनी जेब में रख ली। यह मैं मुद्द देखूंगी। वह दरवाजे की ओर मुड़ी। अब मुत्तमे का इंतजार करो। दोपहर 3 बजे डिवीजन के सभी कमांडरों की आपात बैठक बुलाई गई। रिया ने मंच पर वह सूची रखी। यह विक्रम सिंह का दिया हुआ तोहफा है। इसमें उन सभी के नाम हैं जिन्होंने उसके साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है। मैं एक मौका दे रही हूं। आज आधी रात तक मेरे ऑफिस आकर अपना गुनाह कबूल करो और पैसे लौटाने की योजना बताओ, तो सिर्फ बर्दाश्तगी पर बात खत्म होगी। वरना कल सुबह यह सूची मिलिट्री प्रोसिक्यूटर के पास जाएगी, तब तुम विक्रम के साथ जेल में चक्की पीसोगे। उस रात डिवीजन कमांडर के ऑफिस के बाहर लंबी हितार लगी थी। कल तक अखाक कर चलने वाले कमांडर आज पश्चाताप पत्र लेकर सिर झुकाए खाए थे। रिया ने खिड़की से देखकर कहा, देखिए सूबेदार मेजर, यही सत्ता का असली चेहरा है। अब इन जगहों को असली सैनिकों से भरा जाएगा। उस सच्चाई अभियान के बाद 17वीं डिवीजन में सुधार हुआ, लेकिन कुछ ऑफिसर अभी भी कानाफूसी कर रहे थे। एक औरत, वह भी स्पेशल फोर्स की, पैदल सेना की रणनीति क्या जानेगी। रिया ने उन्हें जवाब देने के लिए कड़ाके की सर्दियों के अभ्यास का इंतजार किया। जब 12-17 डिग्री की ठंड का पूर्वानुमान था, ऑपरेशंस ऑफिसर ने अभ्यास को कम करने का सुझाव दिया। ऑप्स ऑफिसर, रिया ने कहा, क्या दुश्मन मौसम देखकर हमला करता है? अभ्यास योजना के अनुसार होगा और सभी कमांडर सैनिकों की तरह व्यक्तिगत टेंट में सोएंगे, कोई हीटर नहीं। अभ्यास के दिन सैनिक नए गर्म कपड़ों और उपकरणों के कारण ठंड झेल पा रहे थे, जो रिया ने आते ही मंजूर करवाए थे, लेकिन ऑफिसरों की हालत खराब थी। रात में रिया ने चुपके से एक रेजिमेंट के कमांड पोस्ट का दौरा किया। वहां कमांडर और उसके साथी छिपकर हीटर के सामने मैगी और शराब पार्टी कर रहे थे। बहुत मरे आ रहे हैं। रिया टेंट में घुस गई। सब सन्न रह गए। तुम्हारे सैनिक बाहर ठंड में बंदूक पखे खाए हैं और तुम यहां पार्टी कर रहे हो? तुम कमांडर हो? रिया पहली बार चिल्लाई। सब फुल पैक के साथ परेड ग्राउंड के चक्कर लगाओ, अभ्यास खत्म होने तक। उस रात कमांडर बर्गीली ठंड में चक्कर लगाते रहे। सैनिकों ने यह देखा और उनके मन में रिया के लिए सम्मान 100 गुना बढ़ गया। अगले दिन रिया ने पथ सैनिकों को खाना परोसा। 17वीं डिवीजन का माहौल बदल चुका था, लेकिन कहानी भात्म नहीं हुई थी। विक्रम के आजा आर्मी हेडक्वार्टर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर बख्शी ने एक जांच टीम भेजी ताकि रिया को फंसाया जा सके। जांच टीम ने रिया को पद से हटाकर नरबंद कर दिया और बलवान सिंह समेत कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी रिया के हिला नहीं बोला। अगले दिन जनरल बख्शी रुद्र डिवीजन आए। उन्होंने रिया के सामने एक इस्तीफा पत्र फेंका। इस पर दस्तखत करो
तो तुम्हारी इट्ठत बच जाएगी। तुम्हारे पिता की तरह बेइज्जत होकर मत जाओ। पिता का नाम सुनते ही रिया की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला। शिकारी तब हमला करता है जब जानवर सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने बटन दबाया। लीज का प्राजान को काम का भी एक बात था। रिकॉर्डर से जनरल बख्शी की आवाज आई, जिसमें वह विक्रम से एक रक्षा सौदे में 10 करोड़ की रिश्वत पर बात कर रहे थे। बख्शी का चेहरा काला पड़ गया। विक्रम बहुत होशियार था, रिया ने कहा। उसने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं ताकि आप उसे धोखा न दे सकें। और यह रिकॉर्डिंग मैंने मिलिट्री प्रोसिक्यूटर को नहीं बल्कि सीधे पीएमओ को भेज दी है। बख्शी ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन रिया ने एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। यह 9 पैरा एस्प है। तभी दरवाजा टूटा और रक्षा मंत्रालय की विशेष जांच टीम अंदर आई। बख्शी और उसकी जांच टीम को हथकड़ी लगा दी गई। रिया की योजना ने सिर्फ एक डिवीजन को नहीं बल्कि सेना के मुख्यालय तक फैले भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया था। 1 महीने बाद गंगटोक में बर्ज गिर रही थी, लेकिन माहौल गर्म था। आज रिया का विदाई समारोह नहीं था। आज उनके साथ लड़ने वाले सूबेदार मेजर बलवान सिंह का सेवानिवृत्ति समारोह था। रिया ने उन्हें मंच पर सम्मानित किया और फिर प्रोटोकॉल तोड़कर एक जेसीओ को सर कहकर हाथ मिलाया। धन्यवाद सर। बलवान सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। समारोह के बाद रिया एक कब्रिस्तान गईं। अपने पिता सूबेदार इमडोंग सिक की खब्र पर उन्होंने खब्र पर शराब चढ़ाई और अपनी एक तस्वीर रखी। पापा, मैंने अपना वादा निभाया। मैं एक ऐसी कमांडर बनी जो अपने अधीनस्थों के आंसू पोंछती है। जब वह मुड़ी तो उन्होंने देखा कि बलवान सिंह और कुछ युवा ऑफिसर दूर खड़े थे। वे यह दिखाने आए थे कि वह अकेली नहीं है। रिया के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। चलो यूनिट वापस चलते हैं। उनके भदम बर्ज पर एक सान निशान छोड़ गए। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर कोई नहीं चला था, लेकिन अब यह एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जिस पर सब साथ चलेंगे। भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की महिला मेजर जनरल रिया शर्मा। उनकी असली कहानी आज से शुरू हुई थी।